यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार, मैं मोइन खान मैथ्स बाय मोइन सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स की स्टडी में आज मैं 12th क्लास का एक चैप्टर नंबर 3 है जो एनसीईआरटी का, वो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस चैप्टर की ये बेसिक क्लासेस है। इसमें आपको मैं बताऊंगा आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के कुछ प्रकार के बारे में डिस्कस करूंगा कि आव्यूह पर मैं प्रकाश डालूंगा कि एनसीईआरटी के अनुसार हिंदी मीडियम में आप आव्यूह को किस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं आव्यूह की बात करूं तो दोस्तों इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आव्यूह हम किसको कहते हैं। किसी ना एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी चीज को सांचे में ढालने के लिए एक आकृति की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से अगर मैं मैथमेटिक्स में सोचूं तो मैं कहूंगा आव्यूह हमारा है। गणित में आव्यूह एक अदिश संख्याओं का निरूपित आयताकार या वर्गाकार संरचना है। दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों कि गणित में आव्यूह एक अदिश संख्याओं का आयताकार या वर्गाकार संरचना है। अब दोस्तों आपको नोटिस कर लेंगे, आप लोगों ने समझ लिया होगा, मैंने आव्यूह को दो नाम दिए हैं। या तो दोस्तों मैंने एक नाम दिया है आयताकार आव्यूह और यह दूसरा नाम दिया है मैंने वर्गाकार आव्यूह। छोटी सी बात मैं करूं, आप लोगों ने आयत को बहुत अच्छे से देखा होगा, कुछ इस प्रकार की आयत होती है, और आपने वर्ग को भी देखा होगा, कुछ इस प्रकार से आपका वर्ग होता है। अगर आप लोगों से मैं आयत और वर्ग की डेफिनेशन पूछूं तो आप कहोगे कि सर आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो दोस्तों इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि यह वाली भुजा और यह वाली भुजा समान है, और यह वाली भुजा और यह वाली भुजा समान है, और ये इसमें सारी की सारी भुजाएं समान होंगी। तो मैं आप ये चीज डिस्कस करूंगा जब आयताकार हमारा आव्यूह होगा दोस्तों, तो उसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होगा। आयताकार आव्यूह जब हमारा होगा उसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से आयताकार आव्यूह में, और वर्गाकार जो आव्यूह हमारा होगा उसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होगा। ये वर्गाकार आव्यूह का कुछ चिन्ह है। मैंने अभी बोला कि आव्यूह, गणित में आव्यूह एक अदिश संख्याओं से निरूपित आयताकार या वर्गाकार एक संरचना है। मैंने आव्यूह की बात की। आव्यूह को मैंने आयताकार और वर्गाकार दो पार्टों में डिवाइड किया। दोनों आव्यूह के मैंने चिन्ह आपको डिस्कस किए कि आव्यूह का चिन्ह कुछ इस तरह से भी हो सकता है और कुछ इस तरह से भी हो सकता है। दोस्तों इनमें आव्यूह, अभी हमने देखा कि आव्यूह अदिश संख्याओं का, तो जो अदिश संख्याएं इन ब्रैकेट्स के अंदर उपस्थित होंगी इन्हें हम कोष्टक की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। जो संख्याएं इन ब्रैकेट्स में उपस्थित होंगी उनको हम बोलेंगे अवयव या प्रविष्टि। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ संख्या इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है, तो इन संख्याओं को हम बोलेंगे या तो अवयव हम कहेंगे या फिर इनको हम कहेंगे प्रविष्टि। इनको प्रविष्टि बोलेंगे, या तो अवयव कह सकते हैं या फिर हम इनको प्रविष्टि कह सकते हैं। अवयव और प्रविष्टि सेम उसी प्रकार से जो वर्गाकार आव्यूह में उपस्थित अवयव होंगे या प्रविष्टियां होंगी उसको हम अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं, जो इन ब्रैकेट्स के अंदर उपस्थित होंगे। हमारा यहाँ पर मतलब क्या है कि वर्गाकार आव्यूह क्या होता है और वर्गाकार आव्यूह और आयताकार आव्यूह क्या होता है, इन दोनों के बारे में मैं एक चीज डिस्कस कर देता हूं दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूं इस आव्यूह की तो इसमें दो चीज आपको मिलेंगी। एक इसमें आपको मिलेगा स्तंभ और एक आपको इसमें मिलेगी पंक्ति। स्तंभ दोस्तों वो होता है जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कॉलम, और पंक्ति को हम कह सकते हैं रो। तो दोस्तों जैसे आप जहां पर भी, अगर मैं साधारण सी भाषा में बात करूं, आपको एक खंबे नुमा संरचना खड़ी हुई दिखाई देती है, वो आपका स्तंभ कहलाता है। और आपको पृथ्वी नुमा संरचना जो हमारी धरती आप लोगों को दिखाई देती है, ये हमारी पंक्ति कहलाती है। शायद मैं उम्मीद करता हूं तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वाली रो को मैं पंक्ति की कैटेगरी में रखूंगा, जबकि इस वाली लाइन को मैं स्तंभ की कैटेगरी में रखूंगा।
ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये खंबे के तरह एक खड़ी हुई आकृति है और ये धरती की तरह एक पड़ी हुई संरचना है, इसलिए मैंने इसको पंक्ति नाम दिया, इसको मैंने स्तंभ नाम दिया। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि पंक्ति हम लोग किसको कहेंगे, स्तंभ हम लोग किसको कहेंगे। तो दोस्तों ये हमारी पंक्ति हुई, ये भी हमारी पंक्ति हुई, ये हमारा स्तंभ हुआ, ये भी हमारा स्तंभ हुआ। ये स्तंभ नंबर फर्स्ट है, ये स्तंभ नंबर सेकंड है, ये स्तंभ नंबर थर्ड है हमारा। ये पंक्ति नंबर फर्स्ट है, ये पंक्ति नंबर सेकंड है, चाहे आप नोट कर लीजिएगा। ये पंक्ति फर्स्ट है, ये पंक्ति सेकंड है। ये स्तंभ हमारे हैं, ये फर्स्ट स्तंभ है ये हमारा, ये सेकंड स्तंभ है, ये हमारा थर्ड स्तंभ है। सेम उसी प्रकार से मान लीजिए इसमें कोई अवयव है x y z 1 2 3, तो ये x y z की पड़ी हुई संरचना है, ये पंक्ति है, ये वाली ये पंक्ति है, और ये वाला हमारा एक स्तंभ है, ये वाला हमारा एक स्तंभ है, ये वाला भी हमारा एक स्तंभ है। पंक्ति और स्तंभ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे मैं डिस्कस करूं पंक्ति और स्तंभ के बारे में। अब हमारे मैथमेटिक्स के पॉइंट के ऊपर में, जो मैथमेटिक्स के हमारे 12th क्लास में पॉइंट हैं इस आव्यूह के ऊपर, उनको हम जान लेते हैं। कुछ नाम हैं जो आपको परेशान करेंगे बार बार। अगर आपने यहाँ उनकी बेसिक चीज आप लोगों ने समझ ली तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये क्लास। दोस्तों ये बेसिक क्लास है आव्यूह की वैसे तो, पर इस क्लास में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपका इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे। इसमें आव्यूह की डेफिनेशन, आव्यूह के प्रकार में भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं कुछ चीज बता रहा हूं। अभी मैंने दो नाम यूज लिए दोस्तों, एक नाम मैंने यूज लिया पंक्ति और एक नाम मैंने यूज लिया स्तंभ। हमारे इस चैप्टर की मैं बात करूं दोस्तों तो पंक्ति को हम बोलेंगे m और स्तंभ को हम बोलेंगे n। मान लीजिए मैं किसी भी एक मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं, एक आव्यूह की मैं बात कर लेता हूं। मैट्रिक्स कुछ हमारे पास इस प्रकार की है। ये एक 1 2 3 4 5 और 6, ये कुछ इस प्रकार की एक मैट्रिक्स है दोस्तों। इस मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं पंक्ति की बात करूं तो मैंने अभी कहा कि जो धरती के समान पड़ी हुई संरचना है वो पंक्ति कहलाएगी। एक पंक्ति ये रही, एक पंक्ति रही दोस्तों, तो हमने नोट किया यहाँ पर m बराबर में 2, अर्थात पंक्ति का मान कितना हुआ दोस्तों, 2 हुआ। सेम उसी प्रकार से मैं बात करता हूं स्तंभ की, तो दोस्तों एक स्तंभ ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। आगे भी स्तंभ हो सकते हैं, आगे भी पंक्तियां हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करें n का मान हमारे पास हुआ 3। n क्या है सर? n पंक्तियों की संख्या है सर, और n क्या है सर? n स्तंभों की संख्या है। आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें हमने एक चीज नोटिस की कि सर पंक्ति m हमारे पास 2 है, स्तंभ हमारे पास में 3 है, अर्थात दोस्तों किसी भी आव्यूह का क्रम जो होता है, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, जिसे हम कोटि भी कह सकते हैं दोस्तों, वो होता है n into n। किसी भी आव्यूह का जो ऑर्डर होता है वो होता है आपका m into n दोस्तों। अगर मैं इस आव्यूह के ऑर्डर की बात करूं तो हम दोस्तों इसके पैर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं m into n को। अभी हमने देखा कि m का मान 2 है और n का मान 3 है, अर्थात m का मान 2 और n का मान 3। तो दोस्तों इसका हमें क्रम मिला 2 into 3 का। आप समझ गए होंगे कि 2 गुणा 3 इसका ऑर्डर हो सकता है, आप क्रम बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो दोस्तों अब आपसे किसी भी मैट्रिक्स का क्रम पूछा जाए तो आप आसानी से बता दोगे कि सर क्रम जो हमारा होता है m into n होता है, और सर m हमारी पंक्ति कहलाती है, n हमारा स्तंभ कहलाता है। पहले पंक्ति आएगी, बाद में स्तंभ आएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। शायद मैं इतनी उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। एक चीज मैं आपको और क्लियर करवा देता हूं, ये तो आपकी पंक्ति हुई और ये आपका स्तंभ हुआ। किसी भी आव्यूह की अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास अभी तक मैंने जो भी आपको आव्यूह दिखाया है वो वर्गाकार आव्यूह दिखाया, तो दोस्त वो आयताकार आव्यूह दिखाया था। अब जो आव्यूह मैं आपको दिखा रहा हूं वो आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुछ इस प्रकार का हमारा आव्यूह है। तो दोस्तों मैं एक बार आपसे बोलूंगा, आप वीडियो को रोक करके बताइए कि इसका क्रम क्या होगा।
मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को रोका होगा और आपने बताया होगा। मैं अब यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूं। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, अर्थात 3 इंटू एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, 3। दोस्तों मैंने कहा कि किसी भी आव्यूह के क्रम को हमें m इंटू n लिखते हैं। m पंक्तियों की संख्या है, n स्तंभों की संख्या है, तो हमने जाना कि 3 इंटू 3 यहाँ से आया है कि किसी भी आव्यूह के क्रम को हम m इंटू n लिखते हैं। अब वर्गाकार की मैं बात करूं तो दोस्तों वर्गाकार आव्यूह को हम उस आव्यूह को वर्गाकार आव्यूह बोलेंगे जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो दोस्तों, उस आव्यूह को हम वर्गाकार आव्यूह बोलेंगे। और जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान ना हो, जैसे दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, अर्थात ये वर्गाकार आव्यूह है। इससे पहले वाला हमने देखा था 2 इंटू 3 का, इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है, तो ये एक वर्गाकार आव्यूह नहीं है, अर्थात ये आव्यूह एक आयताकार आव्यूह है। तो आप लोगों ने एक चीज यहां से मैं थोड़ा सा उल्टा और डिस्कस करता हूं कि आप लोगों ने अगर डिस्कस किया गया होगा तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं दोस्तों कि किसी भी मैट्रिक्स का जो क्रम होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो क्रम होगा, मान लीजिए अभी हमारे पास में इसका क्रम आया 3 इंटू 3, अर्थात दोस्तों इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो 9 आता है। उस मैट्रिक्स में 9 अवयव उपस्थित होंगे। अभी हमने जो मैट्रिक्स छापी थी उसमें आप टोटल अवयव करके देख लीजिएगा, आपको 9 ही मिलेंगे। अगर मान लीजिए इसका क्रम 2 इंटू 3 का होता तो इसमें हमारे पास में 6 होते, इसमें हमारे पास में दोस्तों 6 होते। अब जो क्वेश्चन यहां से क्रम के ऊपर जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में बनता है वो क्या बनता है वो समझ लीजिए आप लोग और ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों आप लोगों से कह सकता है कि एक 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स की रचना कीजिए या मैट्रिक्स बनाइए जिसका क्रम 3 इंटू 3 हो, अर्थात एक सूत्र भी आपको एक चीज भी दी गई होगी कि aij बराबर 1/3 मापांक ऑफ i माइनस में 3j। इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में, एग्जाम्पल ही है। वहां पर इस क्रम के आधार पर एक क्वेश्चन था तो मैंने साथ साथ सोचा कि मैं इसको भी कवर कराता हुआ चलूं। तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि एक आव्यूह की रचना कीजिए यदि उसका क्रम 3 इंटू 3 का हो। तो दोस्तों आपके माइंड में एक चीज चलनी चाहिए कि सर आपने अभी बताया कि आव्यूह में जो पहले होता है वो पंक्तियों की संख्या होती है और जो बाद में होता है जो स्तंभों की संख्या होती है। तो सर हम कह सकते हैं कि उसमें 3 पंक्तियां आएंगी और 3 स्तंभ आएंगे, तो सर हम कैसे इसको बनाएंगे? तो उसके लिए एक बार और एक चीज जान लीजिए आप कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन को अभी हम सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए दोस्तों, अगर हमसे बात करें कि 3 इंटू 3 की, तो हम कह देंगे कि सर यहाँ पर किसी भी अवयव को हम ऐसे व्यक्त कर देते हैं दोस्तों, किसी भी अवयव को हम लोग ऐसे व्यक्त कर देते हैं स्मॉल ए से। तो मैं बात करूंगा स्मॉल a11, a12, a13, a14, मान लीजिए कुछ इस तरह से a13 तक आ गया है, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब आप बोलोगे कि सर ये a11 क्या है, a12 क्या है, a13 क्या है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों कि किसी भी अवयव को लिखने के लिए, आव्यूह में किसी भी अवयव को लिखने के लिए वहां पर आपको दर्शाना होगा कि पंक्ति कौन सी है और स्तंभ कौन सा है। तो दोस्तों इसको हम व्यक्त करते हैं aij से। i यहां पर पंक्ति को दर्शाती है और j यहां पर स्तंभ को दर्शाता है। दोस्तों i यहां पर पंक्ति को दर्शाएगी और j यहां पर स्तंभ को दर्शाएगा। ये संख्या नहीं बता रही, ये दर्शाने की स्थिति को बताएंगे। अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि a11 आखिर सर ये a11 है क्या? तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जो ये 1 है ये बता रहा है कि पहली पंक्ति है a11 i की जगह पर कौन है 1,
अर्थात वन, वन क्या है? पंक्ति है, और जे की जगह पर कौन क्या है? स्तंभ, स्तंभ की जगह पर क्या है? वन है। तो ये दर्शा रहा है कि सर हमारा पहली तो पंक्ति होगी और पहला ही स्तंभ होगा, अर्थात ये अवयव होगा। इस दूसरे वाले अवयव की मैं बात करूं, इसमें पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। इसमें पहली पंक्ति है और तीसरा क्या है? स्तंभ है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि सर हमने माना कि पंक्ति तो सभी में सेम रहेगी, अर्थात ये चलती जाएगी, पंक्ति तो चलती जाएगी, A1 तक चलती जाएगी, और स्तंभों की बार बार संख्या चेंज हो रही है। पहला एक स्तंभ आया, फिर दूसरा स्तंभ आया, फिर तीसरा स्तंभ आया। इस तरह से दोस्तों चलते जाएंगे। जेवा स्तंभ आएगा, फिर और चलेंगे, एनवा स्तंभ आएगा, अर्थात पंक्ति का मान फिक्स रहेगा एक ही। मैं शायद उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं इस एन के बारे में सोच रहे होंगे दोस्तों, ये एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन है। कैपिटल एन आपका जो होता है वो प्राकृत संख्या होती है, और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने क्या बताना चाहा कि मैं अवयव की स्थिति बता रहा हूं। मैंने बोला कि इसमें A11 दर्शा रहा है। वन मतलब पहले पंक्ति को बोलेंगे कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का ये अवयव है। अगर इसकी मैं बात करूं, पहली पंक्ति दोस्तों यहां पर मैं बड़ा कर दिखा देता हूं, A12, इसमें पहली पंक्ति और दूसरा क्या है? स्तंभ है। A12 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? शो कर रहा है। अब मैं बात करूं कि सर आप लोगों ने ये तो बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया, तो दोस्तों यहां पर भी एक चीज नोटिस कीजिए। हमने एक चीज नोटिस की कि A11 मैं बड़ा लिख देता हूं, A11, A21, A31। तो जब हम ऊपर से नीचे गए तो हमने देखा कि A11 पंक्ति पहली है, वन स्तंभ पहला है। A21 स्तंभ पंक्ति दूसरी है, स्तंभ पहला है। A31 पंक्ति तीसरी है, स्तंभ पहला है। तो दोस्तों हमने एक चीज नोटिस की कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो स्तंभ का मान चेंज नहीं हो रहा, अर्थात मान किसका चेंज हो रहा है? पंक्ति का मान चेंज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हम चलते जाएंगे, हम चलते जाएंगे, हम चलते जाएंगे AI तक, और स्तंभ का मान चेंज नहीं होगा, 1 रहेगा, और भी हम चलते जाएंगे AN1 तक। शायद आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आई होगी। AN1 कहां से आया, A1N कहां से आया, ये चीज आपको मैं नोटिस करा देता हूं। तो अभी जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा था, उस एग्जाम्पल को मैं अब सोल्व करूंगा। दोस्तों मैं एक बात और आपसे कह देता हूं कि अगर आपसे किसी भी सारणिक का, या सॉरी सारणिक नहीं, आव्यूह का अगर क्रम दे दिया जाए और वहां से आपको आव्यूह का निर्माण करवाया जाए, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन आपका क्या कहता है मैं आपको उसके सामने समझा रहा हूं, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देनी है। उस क्वेश्चन से पहले एक छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन मैं आपका और क्लियर कर देता हूं। दोस्तों ये क्रम वाली बात आपके समझ में आई होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन हमसे कहेगा कि अभी मैंने आपको बताया कि 3 × 3 की मैं बात करूं, हमारे पास में टोटल अवयव कितने आते हैं? 9। ये 3 × 3 क्या है? 3 पंक्तियों की संख्या है, 3 स्तंभों की संख्या है, और ये 9 क्या है? सर ये टोटल उस आव्यूह में उपस्थित अवयवों की संख्या है 9। अब 1 नंबर का क्वेश्चन हमसे बनता है कि बताइए 9 अवयव वाले किसी आव्यूह के संभावित क्रम क्या हो सकते हैं? 9 अवयव वाले किसी आव्यूह के संभावित क्रम क्या हो सकते हैं? संभावित क्रम क्या है? ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। इस 9 की जगह 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन तरीका एक ही है। इन संभावित स्थितियों को निकालने के लिए मेरा आप एक रूल फॉलो कर लेना दोस्तों। आपको यहाँ पर 9 लिख लेना है, यहाँ पर 9 दिया गया है, अगर यहाँ पर 8 दिया होता तो हम 8 लिख देते, अगर यहाँ पर 7 दिया होता तो 7 लिख देते। और मेरे साथ आपको वही काम करना है जो मैं कर रहा हूं दोस्तों। मुझे बताओ 1 के पहाड़े में 9 आता है कि आप कहोगे सर ये सर आता है 9 बार, बात खत्म। मैंने पूछा 2 के पहाड़े में 9 आता है कि आप कहोगे सर नहीं। मैंने कहा 3 के पहाड़े में आता है कि आप कहोगे सर यस आता है।
मैं कहूंगा 4 के में आता है, आप कहोगे नहीं। 5 के में आता है, नहीं। 6 के में आता है, नहीं। 7 के में आता है, नहीं। 8 के में आता है, नहीं। आप कहोगे सर 9 के में आता है। दोस्तों हम 9 से स्टार्ट हुए थे और 9 की हम सीमा पर पहुंच गए। अब यहां से आगे हमें जाना नहीं है, तो आपको फाइनल आंसर देना है कि उसके संभावित क्रम कितने होंगे? 3 होंगे। क्वेश्चन कहेगा 9 अवयव वाले किसी अवयव के संभावित क्रम, ऑर्डर, कोटि, जिसको हम अभी m into n के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 स्थितियां बन सकती हैं। उसमें एक पंक्ति हो सकती है और 9 स्तंभ हो सकते हैं। उसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं। उसमें 9 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है। इसकी संभावित स्थिति है। अगर हमसे कहता कि 8 अवयवों वाले किसी अवयव के संभावित क्रम लिखिए, ऑर्डर लिखिए, तो हम कह सकते थे, हमने लिखा 8, 1 के पहाड़े में 8 आता है, यस। 2 के में आता है, यस। 3 के में आता है, नो सर। 4 के में आता है, यस। 5 के में आता है, नो सर। 6 के में आता है, नो। 7 के में आता है, नो। 8 के में जरूर आता है, 8 एकम 8। तो दोस्तों हमने नोटिस किया कि 8 अवयव वाले किसी भी अवयव के संभावित क्रम 4 हो सकते हैं, जो इस तरह से है। शायद आपको एक क्रम वाली बात भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहां तक की बात कंप्लीट होने के बाद मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं कि क्वेश्चन हमसे कहेगा कि 2 into 3 क्रम वाले अवयव की रचना कीजिए यदि aij, अभी मैंने बताया था aij क्या होता है। i पंक्ति की स्थिति को दर्शाएगी, j स्तंभ की स्थिति को दर्शाएगा। aij बराबर 1/3 मापांक ऑफ i माइनस में 3j मापांक पर। एक छोटा सा नाम यहाँ पर मापांक, जो एक डंडा सा लगा हुआ दिख रहा है ना दोस्तों, से मापांक बोलते हैं। ये मापांक कहता है कि अगर मेरे बीच में आप कुछ भी डाल दीजिए, कोई भी संख्या उठाकर डाल दीजिए, अगर आप मुझे ऋणात्मक दोगे तो मैं आपको धनात्मक दूंगा। हर संभावित स्थिति में मापांक में फलन धनात्मक ही होता है। जब मापांक घटेगा तो वो फलन हमें धनात्मक प्राप्त होगा। ये चीज आपने नोटिस की होगी। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसमें से जो पॉइंट वाली बात है वो रख रहा हूं। 2 into 3 क्रम के अवयव की रचना कीजिए यदि aij बराबर 1/3 i माइनस में 3j हो। तो दोस्तों इसने हमसे बोल दिया कि 2 into 3, तो आपके मन में तुरंत ख्याल आया कि सर 2 into 3, 2 क्या है सर? पंक्ति है, और 3 क्या है सर? स्तंभ है। तो सर हम कह देंगे कुछ इस तरह से हमारे पास में मैट्रिक्स होगी कि a11 a12 a13 a21 a22 a23। आप लोगों ने कहा कि सर 2 into 3 का क्रम था, तो हमने काल्पनिक अवयव माना a बराबर यह है a11 a12 a13। तो दोस्तों 1 2 3 3 स्तंभ, 1 और 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। ये भी 2 into 3 का एक क्रम है। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई कि aij बराबर 1/3 मापांक 1 i माइनस में 3j हो। तो ये सारणिक आपको ज्ञात करनी है, सॉरी अवयव आपको ज्ञात करना है। तो आपको इसको ज्ञात करने के लिए अब आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी चीज आपको नोटिस करनी है कि पहला वाला अवयव आपको निकालना है। तो पहला वाला अवयव क्या है? a11। किसी भी अवयव को aij की फॉर्म में लिखा जाता है। i का मान 1, j का मान भी 1। इस वाली कंडीशन में जब ये a11 था, तो हम यहाँ पर a11 पुट करें बराबर 1/3 एज इट इज रहेगा, मापांक एज इट इज रहेगा। i का मान 1 माइनस 3, j का मान 1, ब्रैकेट इस तरह से 1/3 ब्रैकेट बंद 1 में माइनस 3 ब्रैकेट बंद, हम कहेंगे दोस्तों 1/3 मापांक ऑफ -2। तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये मापांक फलन है, धनात्मक हमें देगा, अर्थात ये आ जाएगा हमारे पास में 2/3 मापांक बन जाएगा। पहला वाला अवयव हमने निकाल लिया, कितना आया दोस्तों? a11 का मान आया हमारे पास में 2/3। आप इसी तरह से सभी अवयव निकाल करके इस सारणिक में आप सेट कर सकते हैं, सॉरी अवयव में आप सेट कर सकते हैं। यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं a22 की, तो वो भी आप देख लीजिए। मैं बात करता a22 1
1 2 की बात करता, अगला वाला अवयव है 1 2, ये वाला अवयव हमारे पास में 1 2 है, तो हम कहते 1/3 i का मान 1 माइनस में 3 इंटू 2, 1/3 1 माइनस में 3 दूनी 6 बराबर 1/3 अपान माइनस 5 बराबर 5/3। दूसरा अवयव हमने निकाल दिया 5/3। इसी तरीके से आप इसको निकालोगे, इसी तरह से आप इसको निकालोगे, इसी तरह से आप इसको निकालोगे, सभी अवयव को आप निकालते चले जाओगे। दोस्तों ये मेरी आज फर्स्ट क्लास थी, मैंने आपको इसमें आव्यूह के बारे में डेफिनेशंस दी। एक चीज आव्यूह के बारे में ध्यान रखना कि दोस्तों आव्यूह जो होता है उसे अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। ये आव्यूह है, आव्यूह के बारे में डेफिनेशन मैंने दी, आव्यूह के मैंने क्रम को समझाने की कोशिश की, एआईजे को समझाने की मैंने कोशिश की, स्तंभ और पंक्ति समझाने की मैंने कोशिश की, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने समझाने की कोशिश की। आने वाली जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आव्यूह के प्रकार आपको पढ़ाऊंगा। मैं एनसीईआरटी 2021 के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, जो आपका सिलेबस है। दोस्तों अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा तो आपको मैं 12th क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोइन सर पर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे सभी चीज का कंसेप्ट क्लियर करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन आपको खुद करने हैं दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप करके, डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप वहां जाकर मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन सोल्व करा के दे दूंगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मैं आपसे आशा करता हूँ, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत और इतनी एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो मैं भी आपसे इतनी सी उम्मीद तो कर सकता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। ये सेशन